अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। गुज़श्ता हफ्ते और कल भी एक बार फिर यूनान के साहिल के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तारकीन वतन जो हैं वो हलाक हुए, डूबे और लापता भी हैं। इस वक्त खबरें यह हैं कि यूनान की जो कोस्ट गार्ड है उसने बेशतर पाकिस्तानियों को बचा लिया है रेस्क्यू ऑपरेशन करके। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हर साल अवाम इन इंसानी स्मगलर्स के हत्थे कैसे और क्यों चढ़ जाते हैं। क्या गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने वालों का मुस्तकबिल वाकई बहुत अच्छा होता है, वो बहुत आराम और सुकून में वहां पर रहते हैं। और सवाल ये भी पैदा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो बावजूद तमाम तर दावों के, कोशिशों के, ऑपरेशंस के और क्रैकडाउन्स के, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क जो है इसको ख़त्म क्यों नहीं कर पा रही। सेंट्रल पंजाब इस हवाले से दुनिया भर में बदनाम है। इसके अलावा जिंदा बच जाने वाले जो पाकिस्तानी या जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो किस हाल में हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर भी एक सवाल ये निशान है। और अब हालिया जो ये वाकया पेश आया है, इस वक्त जो डिटेंशन कैंप में पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो बच गए हैं, वो वहाँ किस हाल में हैं, आज के प्रोग्राम में हम उनसे भी एक्सक्लूसिवली बात करेंगे और उनकी स्टोरी पूरी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम राब्ता करते हैं इशराक नज़ीर साहब से, जो कि सहाफ़ी हैं और यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इशराक आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये गैर मुल्की और गैर कानूनी तारकीन वतन की जो कश्ती डूबने का हालिया वाक़या पेश आया, एक कल वाक़या भी पेश आया, तो इसमें अब तक कितने अफराद हलाक हुए और कितने अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, पहले तो ये बताइएगा। जी थैंक यू सो मच इमरान सुल्तान साहब। अच्छा, ये जो जुमा और हफ्ता की शब यूनान कश्ती हादसा हुआ, इसमें टोटल तारकीन वतन की तादाद जो है वो 83 के करीब थी, जबकि हलाकतें जो हैं वो अभी तक जो सामने आ रही हैं 40 से ज़ायद हलाकतें जो है वो हो चुकी हैं। और इस कश्ती हादसा में जो डेड बॉडीज़ मिली हैं उनकी तादाद जो है वो 7 है। और आज ही रिसेंटली इनमें से जो शिनाख्त हुई है, एक और मज़ीद डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तानी की शिनाख्त हुई है। मतलब कि 7 तारकीन वतन की डेड बॉडी जो हैं वो मिली, जिनमें से 6 तारकीन वतन जो हैं वो पाकिस्तानी के तौर पर उनकी शिनाख्त हुई। और दूसरा, अगर बात की जाए ज़िंदा बच जाने वालों को, तो ज़िंदा बच जाने वालों को इसी हरासी कैंप में रखा गया जहां पर अभी मैं मौजूद हूं, मालाकासा कैंप में। और इनमें से जो पाकिस्तानी जो उस कश्ती हादसा में थे, जो ज़िंदा बचाए गए पाकिस्तानी हैं, उनकी तादाद जो है वो 36 है। और अगर बात की जाए टोटल माइग्रेंट जो उस कश्ती हादसा में जिनको ज़िंदा रेस्क्यू किया गया, तो टोटल उनकी तादाद जो है वो 39 है। अच्छा इशराक, इन हादसात में कितने पाकिस्तानी जो हैं वो शामिल थे जो बेचारे हलाक हो गए? उनकी उनकी मैयतों का क्या होगा? जिनकी डेड बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं, उनको डेड बॉडीज़ उनकी पाकिस्तान वापस भेजी जाएंगी या वहीं पर उनकी तदफीन होगी? फिर दूसरा ये कि जिनको रेस्क्यू किया गया है वो डिटेंशन सेंटर में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनका मुस्तकबिल क्या होगा? ये बड़ा सवाल ये निशान है इस वक्त, ये बताइएगा। जी बिल्कुल। इन डेड बॉडी जो हैं पाकिस्तानियों की जिनकी शिनाख्त हुई वो टोटल 6 हैं। और इनकी डेड बॉडी जो हैं वो पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये ऐलान किया है कि इनके टोटल जो अखराजात हैं डेड बॉडीज़ को यूनान से पाकिस्तान भिजवाने के, वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त करेगी। और अगर बात की जाए ज़िंदा बच जाने वालों की, तो ज़िंदा बच जाने वाले जो हैं वो इस कैंप में अभी मौजूद हैं। इस डिटेंशन सेंटर में मालाकासा भी मैं मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं इसी प्लेस पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो इनका ये सीन है कि इन्होंने अभी असाइलम अप्लाई कर ली है, मतलब कि सियासी पनाह की दरख्वास्त अभी दे दी है। तो इनका बड़ा भी लंबा प्रोसीजर है इनका। अभी तो इनकी असाइलम की दरख्वास्त जो है वो अभी इन्होंने अहकाम को दी हैं। इसके बाद उनको देखा जाएगा, उन पर गौर किया जाएगा। तो ये सालों लग सकते हैं इनको असाइलम हासिल करने में। और
असाइलम भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। टोटल सबूत पाकिस्तान में इंक्वायरी होती है, सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं, तभी असाइलम जो है मिलती है। और अगर बात की जाए जो पिछला यूनान कश्ती हादसा हुआ था, तो उसमें जो लोग जिंदा बचे थे, 2023 में एक बड़ा सान्या हुआ था, उसमें जो जिंदा लोग बचे थे उनको भी यहीं पर रखा गया और अभी वो भी यहीं मौजूद हैं। तो उन्होंने भी असाइलम की दरख्वास्तें दी हुई थी, लेकिन अभी तक उनका कोई रिजल्ट, किसी भी उनमें से किसी भी बंदे को असाइलम जो है वो अभी तक नहीं मिली। इशराक, जो जो जिंदा बच गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, वो इस वक्त वहाँ कैंप्स के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ उसकी सहूलियात के बारे में भी बताइए। फिर ये भी बताइए कि क्या इनको जिनको वहाँ पे इस वक्त डिटेंशन कैंप में, क्या इनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या फिर ये वहाँ पर पनाह ले सकते हैं? क्या पॉलिसी क्या है वहाँ पर इसकी? जी, अगर कैंप में सहूलियात की बात की जाए तो एक महदूद पैमाने पर जो है वो इनको सहूलियात दी गई हैं। अभी तो ये रिसेंटली आए हैं, इन्होंने असाइलम की दरख्वास्त जो है वो दी हैं, मतलब कि असाइलम अप्लाई कर ली है, लेकिन अभी तक इनके पास ऐसा कोई भी स्टेटस, कोई भी कार्ड लेटर मौजूद नहीं है जिस पर ये यूनान से बाहर निकल सके, यहाँ से सॉरी इस कैंप से बाहर निकल सके और यहाँ से एथेंस या किसी और दूसरी सिटी में घूमने फिरने के लिए जा सकें। लेकिन इन में 1 या 2 माह बाद इन पाकिस्तानियों को जो है वो यहाँ से निकलने की इजाज़त होगी। एक लेटर देंगे जिस पर इनके असाइलम केस जो है वो होगा कि इन्होंने असाइलम यहाँ पर अप्लाई की हुई है और सिर्फ इनको घूमने फिरने की यहाँ पर इजाज़त होगी, काम करने की भी इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर ही रहेंगे और इनका स्टेटस जो है वो मुकम्मल पाकिस्तान से इंक्वायरी भी की जाएगी कि क्या वाकई जो ये मिसाइल बता रहे हैं इनको दरपेश है वहाँ पे, क्या वाकई ये असाइलम के हकदार हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। और ये प्रोसीजर है और यहाँ पर सहूलियात जो है वो महदूद पैमाने पर अभी भी एक NGO थी, उन्होंने मुझे भी इन्फॉर्म किया कि आप भी यहाँ पर आएँ, तो वो अभी इनकी मदद करना चाह रहे हैं। मतलब कि कुछ सेकंड हैंड जूते कपड़े जो हैं वो इन पाकिस्तानियों को पहुँचाना चाह रहे थे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मैं उनके साथ अभी यहाँ पर आया हूँ। तो यही सूरत हाल है। अगर बात की जाए इनको क्या क्या सहूलियात मिलती हैं जो सुनहरे ख्वाब ये देख कर आते हैं पाकिस्तान से, तो यही असल जो सहूलियात हैं यही थी। जी इशराक, हमने देखा कि हर हादसे के बाद हुकूमत जो है वो हरकत में आती है और फिर बड़े ग्रैंड ऑपरेशंस भी होते हैं और नंबर्स भी आवाम के साथ शेयर किए जाते हैं कि इतने स्मगलर्स को, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को हमने पकड़ लिया। लेकिन ये ग्रोह जो है वो मुसलसल फाल है और क्या वजह है कि सेंट्रल पंजाब के अंदर इसकी रूट्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं? ये इसके बारे में भी बताइए हमें, क्यों सेंट्रल पंजाब से लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप तक रसाई के लिए? जी, ये सवाल जो है बहुत आपने अच्छा भी किया और अहम भी सवाल है। ये वस्ती पंजाब में इस वजह से लोग जो हैं, लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग पहले भी यहाँ पर जो है वो इलीगल गैर कानूनी तरीक़ा से डंकीस को कहते हैं यहाँ पर, जो गैर कानूनी तरीक़ा से आते हैं इस रास्ते पर। तो पहले भी बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर टिकटॉक्स लाइक सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें, सारी चीज़ें जो हैं वो लगाई। और उस एक तो ये बड़ा रीज़न है, जो लोग तस्वीरें लगाते हैं उनको देखकर जो पाकिस्तान में बच्चे बैठे हुए हैं, तालिब इल्म है ज़्यादातर नौजवान, तो वो देखकर इससे मुतासर होते हैं। और दूसरा जो रीज़न है इसमें मतलब कि लोग जो वहाँ से गैर कानूनी तरीके से यहाँ आते हैं, दूसरा रीज़न ये भी है कि शौक़ जो है आजकल जनूबी पंजाब में जो ये एक ट्रेंड चल चुका है, एक शौक़ बन चुका है कि हमने यूरोप जाना है और घर वालों का भी शौक़ बन चुका है कि हमारा बेटा जो है वो यूरोप जाए और मतलब कि एक हिसाब से उसका रिश्ता जो है वो अच्छे घराने में हो सके। इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़हनों में पाई जा रही हैं। तो इस वजह से
ये जनूबी पंजाब से बढ़ता बढ़ता पाकिस्तान में फैल रहा है। ये ट्रेंड जो है वो अभी रिसेंटली आप देख लें, पिछले साल देख लें कि 2023 में क्या हुआ था, लेकिन इन पाकिस्तानियों को जो है वो पता नहीं क्यों नहीं समझ आती कि ये इस तरह के मामलात जो है वो देखते हुए भी फिर भी इस खतरनाक पर सफ़र पर चल पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इशराक नज़ीर यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस से हमें रिपोर्ट कर रहे थे, इस मामले पे अब तक की अपडेट्स हमारे साथ शेयर की। और नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जायज़ा लेंगे इन कैंप्स के अंदर जो गिरफ्तार पाकिस्तानी हैं, जिनको रखा गया है, वो वहाँ किस हाल में है और उनकी असल कहानी क्या थी, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यूनान कश्ती हादसे पर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ हुकूमत ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर इन कैंप्स में मौजूद जो कि यूनान में जो रेस्क्यू कर लिए गए थे पाकिस्तानी, वो किस हाल में हैं, उनसे भी हम इस वक्त एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं एहतेशाम शामी साहब, सहाफ़ी हैं और इस इशू के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया। एहतेशाम शामी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये बताइएगा कि हुकूमत ने इस वाक़े के बाद अब तक क्या कार्रवाई की है, किस तरह का क्रैकडाउन किया गया है? जी, हुकूमत की तरफ से वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से जब इस वाकया का नोटिस लिया गया, तो सबसे पहले ये बात जो है ये मद्देनजर रखी गई कि जो ये लोग थे, हुसूसन जो कमसिन बच्चे थे जिनकी उम्रें 12 साल, 13 साल, 14 साल है, वो एयरपोर्ट से कैसे जो है वो निकले। तो ये बात सामने आई कि इन सब को फैसलाबाद के एयरपोर्ट से जो है वो गुजारा गया था। तो हुकूमत की तरफ से जो फैसलाबाद एयरपोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो कब्जे में लिया गया और छानबीन की गई, और जो एयरपोर्ट का जो शिफ्ट इंचार्ज है और जो उसका सेकंड शिफ्ट इंचार्ज है, इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोनों अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो 5 अमवात हुई हैं, इन 5 अमवात के सिलसिले में FIA ने 5 मुकदमा जो हैं वो FIA गुजरांवाला में दर्ज कर लिए हैं, और अब तक की इतलात के मुताबिक 12 अफराद जो है, 12 इंसानी स्मगलर जो है वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। इनमें से जो 2 इंसानी स्मगलर हैं ये नामजद मुल्जमान हैं, और 10 जो है वो इनके सब एजेंट हैं। ये मरकजी मुल्जमान जो है नहीं है, बल्कि ये इनके लिए ब्रोकर का काम करते थे। ओके, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त इन कैंप्स के अंदर जरा जाएं। हुरैरा जो है एक पाकिस्तानी, वो अपने दोस्तों के साथ मौजूद है। इनके हम खुशकिस्मत कहें या बदकिस्मत कहें, ये हमें खुद इस वक्त समझ में नहीं आ रहा। हुरैरा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा किस हाल में हैं आप लोग? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। हम सब इस कैंप में, यूनान का मालाका सा कैंप है, इसमें हम सब दोस्त मौजूद हैं, तो शुक्र है अल्लाह का, सब अब फिट फाट ठीक है सब। यार ये बताओ कि किस तरह से इनके जाल में फंस गए? क्या पता था कि जिस सफर पे जा रहे हो उसमें ये मुश्किल पेश आएगी? इन एजेंटों ने बताया था कि इस तरह के सफर में ऐसा मुश्किल भी आ सकती है? जी सर, ये नहीं, इन्होंने हमें बाहर का झांसा दिया है। उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ से अल्बानिया बाहर ले जाएंगे और आपको ग्रीस इंटर कर देंगे। तो उन्होंने हमें यही झांसा दे के गया कि आपको बाहर लेके जाएंगे। वैसे हमें इस बात का इल्म नहीं था कि लीबिया साइड से ये जो है वो समुद्र की गेम करवाते हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान में, पंजाब में कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक पंजाब में, हमारा जिला सियालकोट, तहसील पसरूर है। हाँ, तो जब घर वालों से रब्ता हुआ आपका? जी, अब इंशाल्लाह 1-2 दिन हो गया, रब्ता हो रहा है, बेहतर रब्ता हो रहा है लड़कों से। इनके पास मोबाइल, उनसे लेकर रब्ता कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपके साथ कौन बैठे हैं? इनका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुल्तान है। सुल्तान, ये बताइए कि ऐसा क्या दिमाग में आया कि इतना खतरनाक आपने रास्ता अपनाया? यहां पर किस एजेंट को पाकिस्तान में, और कितने पैसे आपने दिए थे, कितने रुपए दिए थे? जी, बात हुई थी, तकरीबन बायर की बात हुई थी भी, वो हमें यहाँ बायर में लेके आएंगे लीबिया से यहाँ। हाँ। जब हम वहां गए तो तकरीबन 18 लाख बताया उन्होंने। जब वहां हम मुश्किल में हो गए, उन्होंने 30-30 लाख रुपए हमारे से लिए, तशद्दुद किया उन पर। तो ये इस तरह का रास्ता हमें कभी सोच में, आप पे तशद्दुद तो किया? मुश्किल से जी बहुत तशद्दुद करते हैं वहाँ। तो फिर इसलिए मजबूरन हमें भी जो पीछे से जो पेमेंट जो मांगते हैं वो देनी पड़ती है, क्योंकि तो वो पैसा फिर आपने पाकिस्तान से मंगवाया, घर से मंगवाया? जी। अच्छा,
अब ये हादसा कब पेश आया था, कश्ती उलटने का हादसा कब पेश आया था? यह हादसा तकरीबन हफ्ते वाला दिन था। हाँ, तो तकरीबन नाइट दिन था, तो तकरीबन नाइट टाइम था और तकरीबन 80 लोग थे, जिनमें से 40 जाँ भाग हो गए हैं। तो 47 जो लोग हैं वो जो जिंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी हालत बहुत सी खराब है। तो वो बस घर वाले किस हाल में, घर वालों से जब बात हुई उनकी तो जान सूली पे अटकी होगी, जब पता चला होगा कि कश्ती का हादसा हो गया तो वो तो कोहराम मच गया होगा घर में। जी बिल्कुल ऐसी बात है, कोई शक नहीं है। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। तो क्या बताएं, हम बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं, बस अल्लाह का शुक्र करते हैं जो बच गए हैं। ये जो हमारे साथ मौजूद है ना, ये मेरे पीछे बैठे हुए अंकल, इनका आपको इनसे बात करें। ये आज 7वें दिन बाद आया हमारे साथ। हाँ जी, बात कर रहे हैं। कौन सा बात कर रहे हैं, जरा मेरी बात ही कर, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हालत बहुत नाजुक है इनकी। अच्छा अच्छा, बैठे रहे, वहीं से बात कर लें, फिर वहीं से बात कर लें। भाई ये बताइए कि क्यों आपको अच्छा भला यहाँ पर कारोबार नहीं कर रहे थे, माली मुश्किलात थी, सब थी, लेकिन किसी ने बताया नहीं था कि इस तरह से आप जा रहे हो बाहर तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें ये तमाम नुकसान हो सकता है? नहीं, मैं बताया नहीं क्या, ये जो यही कहा है बाहर जाएंगे, तो बाहर का जैसा देख रहे हैं, कश्ती में बिठा रहे हैं, बायर का झांसा दिया। एहतशाम शामी साहब, ये जो बड़ी बात आ रही है यहाँ पे कि इनको ये बताया ही नहीं गया था कि सफर इनका इस तरह से होगा, लीबिया से बायर का इनसे कमिट किया गया था, क्या कहिएगा? जी सूरत कुछ इस तरह सी है। ये जो सेंट्रल पंजाब के जिला है, जिनमें गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद है। हाँ। इन अजला में एक एक गांव से 100 150 लड़के जा चुके हैं और ये सबको पता होता है कि यहां से पाकिस्तान से ये लोग दुबई जाते हैं, दुबई से मिस्र जाते हैं, मिस्र से लीबिया जाते हैं, लीबिया से जो है वो शिप के जरिए जो है वो आगे इटली या यूनान लड़कों को ले जाया जाता है और $5000 फी लड़का जो है वो आगे शिप वाला इनसे एजेंट से लेता है। तो यहां तक तो लीबिया तक तो बाय एयर की कमिटमेंट होती है और लीबिया तक जो है वो बाय एयर ही लेकर जाते हैं। लेकिन लीबिया से आगे जो है वो सबको पता है, यहां से सैकड़ों नहीं हजारों लड़के सेंट्रल पंजाब के इन अजला से अब तक जो है इटली और यूनान जो है वो जा चुके हैं और वो एक ही रास्ता है, वो जो कश्ती के जरिए जाते हैं। ये जो हादसा पेश आया था, ये भी सर 3 कश्तियां जो हैं वो उल्टी थी, एक 12 दिसंबर को, एक 13 दिसंबर को और एक 14 दिसंबर की सुबह को उल्टी थी। इनमें टोटल जो है 47 पाकिस्तानी जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए थे और जो यूनान में सफारत खाना है पाकिस्तान का, उन्होंने 47 जिंदा पाकिस्तानियों की लिस्ट जारी की थी। अब तक जो है वो 35 से 40 अफराद जो है वो लापता है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो खत्म कर दिया गया है। और ये कहा यानी एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि हमेशा ये हादसा साहिल के करीब जाकर ही क्यों होता है? ये 12, 13 और 14 दिसंबर की जो बात की गई, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ये जानबूझकर इनको ढिबो दिया जाता है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ इस वक्त जो विक्टिम्स हैं वो भी मौजूद हैं और एहतशाम शामी साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। यूनान में कैंप में मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तानी और सैफ अली और हुरैरा, उनके साथ उनके दोस्त भी मौजूद हैं। सैफ अली, ये बताइएगा कि आप ये जो सफ़र था आपका बोट के ज़रिए, कश्ती के ज़रिए, ये कितना लंबा सफ़र था? इस दौरान उस कश्ती में कितने लोग जो है वो बिठाए गए और उसके बाद जब डूबने लगी है कश्ती तो क्या मामला था, किस वजह से? थोड़ा सा उसके हवाले से हमें बताइए। जी सर, हम तकरीबन 54 घंटे हम कश्ती में सफर करते रहे। 54, मेरे ख्याल से 54 को बोलते हैं, 54। हाँ, 54 54 घंटे हम कश्ती में सफर करते रहे। बहुत मुश्किल से 3 रातें 2 दिन हम समुद्र में रहे सर। तो इस दौरान खाने पीने का था आपके पास?
सर था, लेकिन खाने पीने का वहाँ कोई दिल नहीं करता था। हम जितने भी लड़के थे तकरीबन 25-30 लड़के उल्टी करते थे बीच, दिल उनका खराब हो गया था। हाँ। तो हाँ, चक्कर आ रहे थे, बहुत हादसा। हम बच्चे बीच रोने लगे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, बस ऐसे करते रहे। लेकिन जब हम जजीरे पे पहुंचे तो हमारी कश्ती उल्ट गई वहां जाकर। और मौसम कितना उसमें सर्द था? मौसम कितना सर्द था? मौसम ये अभी 1 माह पहले की बात है। नहीं, मौसम कितना ठंडा था ये मैं पूछ रहा हूं। मौसम काफी ज्यादा सर्द था, काफी ज्यादा ठंडा था, सर्दी अच्छा, थी बहुत ज्यादा। ओके। हुरैरा, फिर जब ये कश्ती, किस वक्त पता चला कि कश्ती में प्रॉब्लम आ गया? या लहरें तेज थी? क्या हुआ, क्या था? जी लहरें तेज। जी, वो सारा लहरें भी तेज थी, समुद्र का जो तो मौसम था वो ठीक नहीं था। तो जो ये इनका ना एक हेल्पर, हमने लड़कों उनके पास वाकई था कि शायद उन्होंने पता नहीं कहाँ से कॉल किया, एक पास आया तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे वो उन्होंने हमारी हेल्प करने को चाहा तो उनके करीब ही हमारा ना तकरीबन लड़के उन्होंने रस्से फेंके हैं। तो लड़कों को पता नहीं चला, पीछे से ना एक लहर आई है, लहर ने कश्ती पलट के रख दी है। तो उसमें हमारे नवाही गांव के, कुछ करीबी गांव के भी बहुत ज्यादा लड़के मौजूद थे, कम उम्र बच्चे बहुत ज्यादा थे। तो वो उनका पता ही नहीं चला हमें। तो उस टाइम अपनी अपनी सबको पड़ी होती है, पता ही नहीं चला, ना हमारे पास लाइफ जैकेट थी और इसलिए किसी का पता नहीं चला, सब अपनी मगन में मसरूफ थे और उन्होंने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। जो मिले उन्होंने एट अ टाइम हमें रिसीव कर लिया, रस्से फेंक के उन्होंने लाइफ जैकेट फेंकी हैं। तो दूसरों लोगों को पता ही नहीं चला। तकरीबन हम उसमें 80 पाकिस्तानी मौजूद थे, तकरीबन 18 पीपल जो थे वो सूडान के थे, जो ड्राइवर वगैरह थे जो कश्ती के, और यही थे, उन्होंने भी डूब गए थे सब, और पाकिस्तानी भी डूब गया, जिसमें तकरीबन हम 47 लोग वापस जिंदा बच के आए थे। उनमें से ये एक हमारे पीछे जो अंकल बैठे हैं वो भी है, उनकी भी हालत बहुत खराब हुई है। ठीक। अच्छा, ये अभी जो बात हुई कि आप लोगों पे तशद्दुद हुआ था, फिर घर से पैसे मंगवाए गए थे, तो कितने पैसे आपने घर से अरेंज करके दिया और कहाँ हुआ था ये? जी मैं बताता हूँ। मुझे अल्बानिया का उन्होंने बताया था। मैं लाला मूसा का रैशी हूँ, लाला मूसा का जेंट है मेरा वहाँ, आसफ नाम का, शाह नाम का जेंट है। तो एक जुनेद नाम का बाट है, उन्होंने मुझे यहाँ लीबिया फैसलाबाद से मुझे बिठाया, दुबई लेके आए, उधर से मिस्र से फिर लीबिया जाके फिर उन्होंने मुझे 6 माह उधर ना बहुत जलील किया। इस हवाले से वो जो शाह आसफ था ना, उसने पैसे देने थे, इधर उमर नाम का जेट था सरगोदा का, लीबिया में, उसने पैसे देने थे। शाह ने उसका 40 लाख रुपया, मुझे वो कहता था, मारता था, वहां तशद्दुद करता था, काफी मुझे टॉर्चर करता था, ब्लैकमेल करके वो वीडियो कॉल बनाता था मेरी, और बना के घर वालों को वो लाइव कॉल पे बिठा के बात करवाता था और मारता था, और कहता था कि इसके जो पैसे हैं ये उस आदमी से लेके आप दे सकते हैं, आपका बंदा मेरे पास है, जब तक आपके पैसे ना आए मैं इसका तो आपके घर वालों ने यहाँ पुलिस से राब्ता किया, कोई किसी से राब्ता किया इस हवाले से कि नहीं किया? जी, वो जब ऐसा मामला होता था मैंने उनको बताया, वो कहते थे, लड़के भी यहाँ के बहुत परेशान थे, वो कहते थे पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं करनी, अगर की तो आपकी जान जा सकती है, ये आपको वहाँ लीबियों के हवाले कर देंगे, आपको यहाँ से। एहतिशाम शामी, ये दो चीजें यहाँ पे, एक तो ये कि वो जो मैं बात के जानबूझकर कश्तियां डिबो दी जाती हैं, एक उसके ऊपर जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, और फिर दूसरा ये कि इतने अरसे से जब इनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था और यहाँ पे इनकी कोई दाद रसी नहीं है, मुकामी पुलिस जो है वो, इसके ऊपर भी मैं जानना चाहूंगा। जी, ये दोनों मामलात की सूरत कुछ इस तरह है, जो जानबूझकर कश्ती डुबोए जाने का मामला जो इस मामले में कहा जा रहा है हुआ ये कुछ यूं है कि यूनान की हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तान की वजारत खारजा है, उन्हें जो बाज़ाब्ता तौर पर, जो ऑफिशियली तौर पर आगाह किया गया है इस हादसे के हवाले से, उनका ये कहना था कि ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, इनका मामला एक कार्गो जहाज वाले के साथ तय पाया था, और ये इन जो कश्ती जो है, कश्ती में से मुसाफिर जो है, जो 83 गैर कानूनी तारकीन वतन थे, इनको कार्गो जहाज में सवार किया जाना था। जब कार्गो जहाज वाले की तरफ से जो रस्से हैं वो फेंके गए हैं,
तो ये तमाम लोग जो है वो उसकी तरफ जो है लपके हैं ताकि वो जल्द से जल्द जो है वो जहाज में सवार हो सके। तो ये अनबैलेंस होगी कश्ती, जिसकी वजह से ये उलट गई। हादसे का सबब जो है वो यूनान को हुकूमत की तरफ से इब्तदाई तहकीकात के बाद ये बताया गया था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एहतेशाम शामी साहब मौजूद थे। एक बार चलेंगे हुरैरा के पास और इस डिटेंशन कैंप में। अब ये क्या कहा जा रहा है कि आपको वहां पर आपका स्टेटस क्या है? आप लोग गिरफ्तार हैं इन कैंप्स में, या इसके बाद क्या किया जाएगा? पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा या आप सियासी पनाह लेंगे? क्या होगा? जी अभी इन्होंने ना मेन बात जो UN है, जर्मन वाले आते हैं यहाँ, वो उन्होंने गाइड किया हुआ है। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ कैंप में ना 2 मंथ स्टे करेंगे, हम आपको ना एक रेड कार्ड प्रोवाइड करेंगे कि उस पर आप हमारे यहाँ पनाह ले सकते हैं। उस रेड कार्ड पे आप काम वगैरह कर सकते हैं और आप अपने हमारे यहाँ असाइलम सीकर बन सकते हैं। लेकिन दोस्त ये बताओ कि क्या फायदा हुआ इस तमाम मुहिमजोई का? क्या जिंदगी में दोबारा मौका मिला तो ये काम करोगे? जी जिंदगी में है, हमें दोबारा जिंदगी मिल गया, ये उस रब का शुक्र है। दोबारा मैं तो ये अपने दोस्तों वगैरह अपने भाई बहनों को भी सबको ये कहता हूँ कि ऐसा रास्ता कभी इख्तियार न करे, क्योंकि इसमें जान जाने के 100% चांस होते हैं। वो हमें तो पता नहीं था, हम लोगों की सुनी बातों के एजेंटों के जहाँ समय आकर यहाँ तक पहुंची है। तो आपको सबको मामला का पता, सोशल मीडिया का ये एरा चल रहा है, और मैं ये सबसे अपील करूंगा इस रास्ते को कभी इख्तियार न करें। और अगर मुझे भी अल्लाह माफ करे ऐसा कभी किसी को भी साथ ना हो, और ये रास्ता इख्तियार करने की किसी को नौबत ना आए। सैफ अली, आप क्या कहोगे? क्या पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों को कहना चाहोगे जो ख्वाब देख रहे हैं गैर कानूनी? चलो ख्वाब तो सब देखते हैं कि कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचे, लेकिन इन लोगों के जो हत्थे चढ़ जाते हैं, क्या कहोगे आप? इन लोगों को क्या पैगाम दोगे? जी मैंने तो बेसिकली सभी को राब्ता किया, सभी को यही बताया कि जैसे जैसे मेरे साथ मामले हुए, मुझे तो पता नहीं था, अल्बानिया का इन्होंने बताया था और अल्बानिया लेके जाना था। तो मैंने फिर बताया कि अल्बानिया का सिर्फ एक झांसा देते हैं और लीबिया में यहाँ ले आकर ब्लैकमेल करते हैं, और सब ये ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं और पैसा लूटते हैं। एजेंट लोग हैं ना जो इधर, ये क्योंकि इनका वापस जाने का कोई चक्कर नहीं है, ना ही ये वापस जाते हैं। इनको 18-18, 20-20 साल हो गए हैं, ये जो लीबिया में एजेंट है ये इधर ही रहते हैं। तो ये ना ये वापस जा सकते हैं, इन पे केस काफी हो चुके हैं। तो आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 माशाल्लाह बेटे हैं, 2 बेटियां। बच्चे याद आते हैं? जी जी बहुत याद आते हैं। तो वहाँ तो बहुत ही ज्यादा आते थे, काफी दिन, काफी माह रोते हुए गुजारे, परेशानी की हालत में गुजारे, घर वालों में भी और हम भी। तो कॉल वगैरह नहीं करने देते थे, मोबाइल ले लेते थे, मोबाइल नहीं देते थे, राब्ता नहीं होने, काफी दिन खाना बंद कर देते थे, कहते थे इसको अंदर बंद कर दो। हमें ये खारिश पड़ी उधर ही, ये हमारी जिल्द खराब हुई उधर ही, हमें कई दिन धूप देखने को नहीं मिलती थी, पानी जो वो पीने को नहीं मिलता था, खाना जो है वो खाने को नहीं मिलता था। हुरैरा, आपको याद आते हैं घर वाले? घर में कौन कौन है आपके? जी घर में मेरी वालदा, फादर साहब, मेरे छोटे बहन भाई हैं, सबकी याद आती है। तो बेसिकली चले अब बात होना शुरू हो जाती है, जैसे इंटरनेट है, वीडियो कॉल वगैरह हो जाती है अब। तो बस अब कोई मसला नहीं। जब हम लीबिया में थे, क्योंकि वहां तो एक दिन समझने हमारे लिए अजाब बना हुआ था। ये कहते थे कि आप पैसे मंगवाए, पैसों का उनको लालच होता है, डॉलर का उनको लालच होता है, डॉलर में पेमेंट मंगाए। तो इसी तरह के मामला तो हो रहे थे हमारे साथ। बड़ा आलम, अल्लाह का शुक्र है जैसे तैसे हम पहुंच गए हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, आप लोगों की मुश्किल आसान करे। और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो इंस्पिरेशन होती है, ये इंस्पिरेशन असल में आती कहाँ से है? आपने देखा होगा पाकिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब के हम बेल्ट की बात करें, हम वस्ती पंजाब की बात करें, तो इंटरनेट पे आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहां पे शादी ब्याह में डॉलर्स और करेंसी जो है वो निछावर की जाती है, आईफोन निछावर किए जाते हैं और लोग लूटते हैं। तो वहां पर एक इंस्पिरेशन ये होती है कि ये इनके पास जो दौलत आई है यूरोप से, ये जो बाहर काम करते थे, तो एक आम बंदा जो है वो ये सोचता है और अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं इनके हत्थे चढ़ जाता है। इसके ऊपर सबसे पहले हमें रोक लगानी होगी, इस तरह के तर्ज जिंदगी के ऊपर। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जाहिर है कि बहुत सारे सवालिया निशान हैं। 2023 जो है वो तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ था इस हवाले से, तारकीन वतन के हवाले से। और पिछले
14 साल में, पिछले 14 साल की अगर बात करूं, 9 साल की अगर मैं बात करूं, 2014 साल से अब तक 70,000 तारकीन वतन जो हैं वो हलाक या लापता हो चुके हैं। तो हमें हुकूमत जो इस वक्त क्रैकडाउन कर रही है और इस क्रैकडाउन को एक हतमी एक लेवल तक जाना होगा कि इनकी सरकोबी की जाए, इन ह्यूमन ट्रैफिकर्स की, और इन लोगों की महफूज वापसी के लिए जो पाकिस्तान का सिफारत खाना और पाकिस्तान की हुकूमत अपने सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करके कर सकती है, उनको करना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।